Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Yes, Namaskar, good evening. हाँ जी, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ना है हमें बेटा, कैंसर. यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग. यस, नमस्ते. चलिए, तो मानव स्वास्थ्य और रोग, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज लेट मी नो. ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? प्लीज बता दीजिए एक बार. रोम रोम बेटा. ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? एकदम क्लियर है, स्मूथ बिल्कुल. यस, चलिए. तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आज अपना लेक्चर नंबर 9, या हम बोल सकते हैं सेकेंड लास्ट लेक्चर है. इसके बाद अपना केवल एक लेक्चर बचेगा और उसमें हम इसको ड्रग्स, अल्कोहल सब कुछ खत्म कर देंगे. ठीक है. और मैं बता दूं बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पूरा एनसीईआरटी ही रखेंगे, कुछ भी उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं. और उसमें जो एनसीईआरटी में दिया है बहुत बढ़िया तरीके से दिया, हमें केवल वही रीड करना है. ठीक है, खुश रहिए बेटा. तो आज है बेटा लेक्चर नंबर 9. आज की क्लास में क्या पढ़ना है जल्दी से देख लेते हैं. हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने बात की थी एड्स. एड्स क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ डिजीजेस, है ना. ये एक उपार्जित रोग है जिसमें आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने की वजह से आपके शरीर में बीमारियों का घर बन जाता है. संलक्षण मतलब कि सिंड्रोम, और सिंड्रोम मतलब जिसमें कई सारे रोग लग जाते हैं. ठीक है ना. तो एड्स में सिंड्रोम है, कई सारे रोग एक साथ लगते हैं. क्यों लगते हैं? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो जाता है. क्यों वीक हो जाता है बेटा? रीजन बीइंग, इसका जो रोगजनक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये HIV बेटा आपकी बॉडी के अंदर सीधा आपके प्रतिरक्षा तंत्र पे अटैक करता है. ये सबसे पहले अटैक करता है आपके शरीर में महाभक्षाणु कोशिकाओं पर, जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस. ये महाभक्षाणु कोशिकाओं के अंदर अपना आरएनए डालता है. आरएनए के साथ साथ अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालता है. ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाता है. ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इतना समय नहीं बताया, सिंपल बताया, डीएनए बनाता है. डीएनए जाकर के महाभक्षाणु कोशिकाओं के डीएनए के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है या मर्ज कर जाता है. और उसके बाद बेटा महाभक्षाणु कोशिका सीधा आपके इस वायरस के डीएनए के कंट्रोल में आ जाता है. या ठीक है. और जैसा बेटा ये वायरस का डीएनए बोलता है, उसी हिसाब से बेटा ये महाभक्षाणु काम करती है, और एक तरीके से ये अपनी उसके अंदर प्रतिकृतियां बनवाता है, अपनी कॉपीज बनवाता है. ठीक है. इसीलिए बेटा हम महाभक्षाणु को HIV फैक्ट्री भी बोलते हैं. फिर बेटा ये जो इसकी प्रतिकृतियां बनती हैं वायरस की, ये जाकर के सीधा CD4 सेल्स, जिनको हम हेल्पर T सेल्स कहते हैं, उन पे जाके अटैक करता है. और जब जाकर के आपके हेल्पर T सेल्स को ये नष्ट करता है, तब कहीं आपके एड्स के लक्षण दिखने शुरू होते हैं. ठीक है. तो HIV का शरीर में संक्रमण, यानी कि HIV का शरीर में प्रवेश करने से लेकर के एड्स के लक्षण दिखने तक के बीच का समय बेटा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है. और ये 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का हो सकता है. ठीक है. यहां तक हमने बात कर ली थी. हमने ये भी कहा था, और ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कि एड्स के लक्षण दिखने कब शुरू होते हैं बेटा? जब जब CD4 सेल्स या हेल्पर T सेल्स, जिनको हम सहायक T कोशिकाएं बोलते हैं, इनकी संख्या में काफी कमी आ जाती है तब. ठीक है. HIV की संरचना से बेटा आपके नीट में क्वेश्चन आया है, HIV की संरचना कैसी होती है? तो ये एक ऐसा विषाणु है जिसके बाहर आवरण है. ठीक है. हमने देखा था बाहर बाइलिपिड की लेयर है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. उसके अंदर बेटा प्रोटीन के 2 कोट हैं. उसके अंदर इसका एक जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इनके पास 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं. नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 2018-19 का था. इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था कि एड्स किन लोगों में हो सकता है. तो एड्स बेटा उन लोगों में हो सकता है जिनकी मतलब ऐसे नवजात जिनकी माँ पॉजिटिव रही हो. ठीक है. ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रहे हो. ठीक है. और जो प्रोटेक्शन का यूज नहीं करते. ऐसे लोग बेटा जो IV ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. IV ड्रग्स जो नशा करते हैं, और नशे में भी बेटा वो इंट्रावीनस इंजेक्शंस लेते हैं. ये लोग बेटा बहुत सामान्य हैं जिनको एड्स हो सकते हैं. एड्स के लक्षण क्या थे बेटा? मैंने आपको बताया था. सबसे पहले इसमें बेटा आपको
क्या बोला था हमने, दस्त लगेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरिया। इसमें दस्त लगते हैं, आपका वेट लॉस होता है, बुखार रहता है, थकान रहती है। इसके अलावा बेटा जब आपका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है, उस टाइम पर बेटा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं। ऐसे इन्फेक्शंस जो सामान्यतः आपके शरीर में नहीं हो सकते जब तक आपका प्रतिरक्षा तंत्र काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको मौका मिलता है कि अब तो इनका प्रतिरक्षा तंत्र गया, तो बेटा वो हावी हो जाते हैं। और इसमें सबसे कॉमन है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा बेटा और भी कई सारे टॉक्सोप्लाज्मिक और फंगल इन्फेक्शन इस टाइम पे, फंगल जैसे कि कैंडिडियासिस जैसे रोग इस टाइम पर बहुत कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। और आपका शरीर जो होता है वो बीमारियों का घर बन जाता है, और इसके साथ ही बेटा मृत्यु। अब ये हो गया इसका लक्षण। फिर हमने इसमें देखा था कि पता कैसे लगेगा एड्स का, तो इसके लिए बेटा एलाइजा टेस्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और अगर एलाइजा, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, अगर एलाइजा में पॉजिटिव आता है तो कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। फिर बेटा हमने देखा था कि इसका उपचार क्या है भाई, तो इसका कोई उपचार नहीं है, इससे बचाव ही उसका उपचार है। फिर भी इसके ट्रीटमेंट पे हम, क्योंकि ये वायरस से होने वाला रोग है, तो हम कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जो एंटीवायरल हैं, जो वायरस को मारने का काम करती हैं, जैसे कि आपका जिडोवुडीन, ठीक है। इसके अलावा बेटा इससे बचाव ही इसका उपचार है। अब बचाव कैसे कर सकते हैं बेटा, बचाव आपको अगर ज्ञान है तो सबसे पहली बात तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से बचे। इसके अलावा बेटा WHO ने 1 दिसंबर, या WHO ने बहुत सारे ऐसे पहल, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। साथ ही साथ नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ बेटा कुछ वासु व्हाट आई डूइंग, गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs मिलकर के भी लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ बेटा इससे बचने के लिए जो भी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं वो प्रदान करते हैं। ये बेटा कल हमने एड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कैंसर की। यस, तो आज का अपना टॉपिक है कैंसर। एक मिनट में हैंड वॉश कर लूँ, है ना, बस 1 मिनट रुकना। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कैंसर, कैंसर होता क्या है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। कैंसर में बेटा आपके शरीर में जो कोशिका वृद्धि है, या आप इसको सेल डिवीजन बोल सकते हैं, कोशिका विभाजन, वो बेटा अनियंत्रित और क्या बोलते हैं अननेसेसरी और अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाता है, ठीक है। चैट में करूंगी ऑफ, ठीक है, चैट को करेंगे हम ऑफ, सो दैट फोकस ऑन बोर्ड। चलिए, तो होता क्या है कैंसर बेटा, आज की डेट में ये सबसे खतरनाक रोगों में से एक माना गया है, ठीक है। राजा से रंक बनते कभी तुम लोगों ने अगर नहीं देखा हो, तो उस परिवार में चले जाना जहां पर किसी एक को कैंसर हो गया हो, किसी भी टाइप का हो, ठीक है। कैंसर जैसे रोग में राजा से इंसान कब रंक बन जाता है, यू नेवर नो। और खतरनाक तो है ही, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जान बचेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो कैंसर है क्या बेटा, ये शरीर में कोशिकाओं का या कोशिकाओं की अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड एवं अनावश्यक यानी कि अननेसेसरी, जरूरत नहीं है फिर भी विभाजन हो रहा है, अनियंत्रित वे में हो रहा है। एबनॉर्मल को क्या बोलेंगे हिंदी में, असामान्य व असामान्य यानी कि एबनॉर्मल वृद्धि, ठीक है।
कोशिकाओं की हमारे शरीर में वृद्धि जरूरी है, या आप इसको विभाजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, वृद्धि या विभाजन, ठीक है। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन जरूरी है, ठीक है। क्यों जरूरी है? आज जैसे यहाँ पर कट लग गया कोई आपकी त्वचा में आपकी उपकला ऊतक है, और आपको पता है कि चारों प्रकार के ऊतक में, आपके उपकला ऊतक में पुनरुद्भवन की जो क्षमता है या रीजनरेशन की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। हम सबको ये बात पता है, ठीक है। अब अगर बेटा यहाँ पर आज कट लग गया और अगर यहाँ की कोशिकाओं ने विभाजन नहीं किया, वृद्धि नहीं की, तो बेटा वो कट आपका परमानेंट हो सकता है, ठीक है। उससे आगे भी कई तरीके के क्या बोल सकते हैं, आगे भी कई तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो शरीर में कोशिका विभाजन जरूरी है, ठीक है। जरूरत पड़ने पर सामान्य और नियंत्रित तरीके से, जरूरत पड़ने पर मतलब कहीं कट लगा है, पुरानी कोशिकाएं मर गई हैं तो नई कोशिकाओं का बनना जरूरी है, कहीं पर शरीर में चोट लगी है, घाव है, वहां पर नई कोशिकाओं का बनना जरूरी है, ये हो गया जरूरत पड़ने पर। सामान्य तरीके से मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही बने, और नियंत्रित तरीके से होती हैं। नियंत्रित मतलब कि जितना हमारा नर्वस सिस्टम बोल रहा है उतना ही कोशिका विभाजन हो, उतनी ही कोशिका की वृद्धि हो, ऐसा जरूरी है। लेकिन अगर यही कोशिका विभाजन या यही कोशिका वृद्धि असामान्य तरीके से होने लग जाए, नहीं चाहिए तो भी हो रही है, ठीक है, अनावश्यक तरीके से होने लग जाए, हमें जितने की जरूरत है उससे ज्यादा हो रही हैं, और अनियंत्रित तरीके से होने लग जाए, आपका तंत्रिका तंत्र बोल रहा है कि बस अब और जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी विभाजन किए जा रही है, इसी को बेटा हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब कैंसर सबसे खतरनाक रोगों में से एक है, खतरनाक बोल लो या घातक बोल लो, ठीक है, डेडलीस्ट आप इसको बोल सकते हो, रोगों में से एक है, जो विश्व भर में प्रतिवर्ष कई मौतों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आज की डेट में बेटा अगर हम कैंसर की वजह से लोगों की मृत्यु दर देखें बेटा, तो वो बहुत ज्यादा है, समझे या नहीं, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका बेसिक। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो जल्दी से। ये लिख लो जल्दी से। डन। चले आगे बढ़ते हैं। कैंसर में मैंने कहा सामान्य कोशिका विभाजन से ये अलग है। कैसे अलग है उसको आपको समझना जरूरी है। एक तरफ आप लिखिएगा सामान्य कोशिकाएं, दूसरी तरफ कैंसर कोशिकाएं। एक तरफ सामान्य कोशिकाएं और दूसरी तरफ हो जाएगा बेटा कैंसर कोशिकाएं। क्या अंतर होता है दोनों में? सबसे पहले बेटा हमने क्या बोला, कैंसर में जो कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित तरीके से वृद्धि करती हैं, जो कि सामान्य कोशिकाओं में नहीं होता है। तो यहाँ पर बेटा कोशिकाओं की नियंत्रित वृद्धि होती है, यहाँ पर कोशिकाओं की नियंत्रित वृद्धि होती है, कंट्रोल्ड वे में वो वृद्धि करती हैं या विभाजन करती हैं, ठीक है। जबकि कैंसर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है
है ना, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि या अनियंत्रित, आप इसको विभाजन बोल सकते हैं, अनियंत्रित वृद्धि या इसको आप अनियंत्रित विभाजन बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा बेटा, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ये सामान्य कोशिकाओं में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या संस्पर्श संदमन। ठीक है। तो सामान्य कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन की विशेषता होती है जिसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की विशेषता होती है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की विशेषता का, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है बेटा, आपको पहले तो वो पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट मतलब किसी के संपर्क में आते ही इनहिबिट हो जाना, यानी कि रुक जाना। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, सपोज यहाँ आपको कोई चोट लगी, ठीक है, सपोज ये वाला पार्ट है जहां पर आपको चोट लगी और इसके पड़ोस में ये सारी सामान्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसके पड़ोस में ये सारी सामान्य कोशिकाएं हैं। ये क्या है बेटा, ये सामान्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, और बीच में बेटा जहां चोट लगी, यहां पर बेटा जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जरूरत पड़ने पर वृद्धि करेंगी। ठीक है, और जैसे ही बेटा ये सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आएंगी, जैसे ही ये सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आएंगी, ये अपनी वृद्धि को वहीं रोक देंगी। ठीक है, तो संस्पर्श संदमन का मतलब होता है, संदमन मतलब रुकना, स्पर्श मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से। अब किसके कांटेक्ट, सामान्य कोशिकाओं के कांटेक्ट में आते ही जो अंदर कोशिकाओं का विभाजन है वो रुक जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा कि यहीं तक बस वृद्धि करनी थी, डन। लेकिन कैंसर कोशिकाओं के केस में क्या होता है बेटा, यहां पर संस्पर्श संदमन की जो विशेषता है, संस्पर्श संदमन की विशेषता यहां पर देखने को नहीं मिलती। यहां पर संस्पर्श संदमन नहीं होता है। यहां पर जैसे ये आपकी सामान्य कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये आपकी सामान्य कोशिकाएं हैं, और बीच में कहीं अगर आपको चोट लगी है तो बेटा उस केस में, ठीक है, ये आपकी हो गई सामान्य कोशिकाएं। ठीक है, इसके आगे चारों तरफ सामान्य कोशिकाएं हैं। बीच में चोट लगी थी जिसकी वजह से कोशिकाओं ने विभाजन करना शुरू किया। लेकिन कैंसर कोशिकाएं बेटा जब विभाजन करेंगी तो एक तो ये बहुत जल्दी जल्दी विभाजन करेंगी, और विभाजन करते समय बेटा ये अगर सामान्य कोशिकाओं के कांटेक्ट में आएंगी भी तो बेटा उनसे इनका जो विभाजन है वो रुकेगा नहीं, और ये सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद भी विभाजन जारी रखेंगी। सामान्य कोशिकाओं से नरिशमेंट के लिए ये कॉम्पीट करेंगी, मतलब कम्पीट करेंगी, मतलब कि कम्पीट को क्या बोलेंगे हिंदी में, कम्पीट को हिंदी में क्या बोलेंगे यार, ब्यूटी यादव, ब्यूटी यादव, आई एम सो सॉरी, कॉम्पिटिशन मतलब स्पर्धा। ठीक है ना, ये स्पर्धा करेंगी सामान्य कोशिकाओं से नरिशमेंट के लिए, खाने के लिए। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलता है। एक मिनट, इन्हें मैं बिजी करके आती हूँ। एक मिनट बेटा, है ना, ये लिख लेना जरा। मैं नो आपका हो गया है, मैं इसका टीवी कुछ सेट कर दूं सो दैट ये एंगेज रह सके, वहीं पे मंडरा रहा है आगे पीछे।
हाँ जी। आई नो बेटा, नोट हो गया है। चलिए, पिटाई नहीं हो रही यार, उसके लिए टीवी चैनल कुछ मतलब एक वीडियो लगा के दे देते हैं तो उससे बिजी हो जाता है। ट्रेन वीडियो, फ्लाइट वीडियो, ये सब उसको देखना अच्छा लगता है। आई जस्ट प्लेड दैट। ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं इनका जीवन काल फिक्स होता है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, जीवन काल, वो नियमित होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये कुछ समय तक जीती हैं, फिर नेचुरल डेथ मर जाती हैं। सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं बेटा, ये अपने कुछ समय तक जीती हैं, उसके बाद बेटा ये जब इनकी लाइफ स्पैन पूरा होता है तो बेटा ये मर जाती हैं। ठीक है, तो इनका एक नियमित लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद ये प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होती हैं। ठीक है, या ये बोल दो जिसके बाद इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इनकी, इसके बाद इनकी, इतनी शुद्ध हिंदी आ जाती है ना मुझे, ब्यूटी यादव, कभी कभी मृत्यु को प्राप्त होती है इनकी, जिसके, अरे यार, जिसके बाद इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। और इस प्राकृतिक मृत्यु को बेटा हम अपोप्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस। जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये कैंसर कोशिकाएं अमर होती हैं, ये कभी नहीं मरती भाई साहब। ठीक है, ये अमर होती हैं, इमॉर्टल होती हैं, ये अमर होती हैं, ये कभी मरती नहीं है। दीज आर इमॉर्टल। इनका जीवन काल कुछ फिक्स है ही नहीं, चल रही हैं। मैम गलत लिखे हैं आप, क्या गलत लिख दिया भाई? जीवन काल नियमित होता है जिसके बाद इनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, सही तो लिखा है। ब्यूटी फेमस हो गई है। अरे मैं सुबह कुछ काम कर रही थी, क्या कर रही थी, तो मुझे ना रैंडमली मुझे कोई बहुत भारी सा हिंदी शब्द याद आया, अब मुझे याद नहीं आ रहा है क्या, तो मेरे को ब्यूटी की याद आ गई। अब ब्यूटी मेरे क्या बोलते हैं ना, जहन में बस चुकी है। चलिए मैम, आपने दोनों जगह सामान्य लिखा है, कहाँ सामान्य लिखा है बेटा? यहाँ सामान्य कोशिकाएं, यहाँ कैंसर कोशिकाएं, कोशिकाओं को कहाँ बेटा सामान्य लिखा है, बताना। अनावश्यक, असामान्य, अनियंत्रित, कहाँ लिख दिया दोनों जगह सामान्य? संस्पर्श संदमन नहीं होता है, यहाँ पर संस्पर्श संदमन की विशेषता होती है। ठीक है, गलत लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं चंदन, बता तो दो। और वो कहाँ है आजकल, छोटू चला एम्स, क्या गलत लिखा है बता दो। कैंसर असामान्य नहीं होगा क्योंकि अनियमित वृद्धि हो रही है। डायग्राम में, हाँ तो डायग्राम में बेटा दोनों जगह सामान्य ही आएगा। तुम डायग्राम में कैसे सामान्य कोशिकाएं मतलब नॉर्मल सेल्स, चाहे चोट लगी हो और वहां पर कैंसर नहीं हो, तो अगर कहीं आपको चोट लगी है, ठीक है, यहां पर कैंसर नहीं है, तो जो चोट लगने वाले स्थल पर जब कोशिका की विभाजन या वृद्धि स्टार्ट होगी, तो जैसे ही वो सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आएंगी, वो वृद्धि करना रोक देंगी या वो विभाजन करना बंद कर देंगी। ऐसा होता है बेटा सामान्य कोशिकाओं के केस में। लेकिन कैंसर कोशिकाओं के केस में बेटा सामान्य कोशिकाएं प्रेजेंट हैं, बीच में जहां से कैंसर कोशिकाओं ने वृद्धि शुरू की, वो बेटा वृद्धि करते करते सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद भी विभाजन करना चालू रखती हैं। दोनों जगह सामान्य ही आएगा। ये बीच में बेटा जो है ये कैंसर कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये कैंसर कोशिकाएं हैं जो सामान्य कोशिकाओं के संपर्क में आने के बाद भी अपना विभाजन रोक नहीं रही हैं। समझ में आए कि नहीं? हाँ,
गलत नहीं है, बस पाल बना रहे हैं, आप कंटिन्यू करो। हाँ नहीं बेटा, हाँ चल, गलत नहीं है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा तो वो समझाना जरूरी है ना। हाँ जी ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। चलिए, ओहो छोटू चला एम्स, आ गए। चलिए, ये हो गया बेटा आपका कैंसर कोशिकाओं के केस में। अब कैंसर कोशिकाएं बेटा जहां पर इस तरीके से वृद्धि करती हैं, वहां पर एक कोशिकाओं की गांठ बन जाती है और उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है, अर्बुद कहते हैं। तो यहां पर बेटा ये चीज आप एक मिनट देख लो। गो लिखिएगा स्टार बना के, कैंसर कोशिकाएं लगातार विभाजन कर एक पुंज समान, पुंज को हम गांठ बोल सकते हैं, ठीक है, एक पुंज समान संरचना बना लेती हैं, जिसे अर्बुद कहते हैं। अर्बुद यानी कि ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्यूमर, अब जैसे सपोज आपके यहाँ पर कोई ऐसी गांठ बन गई, तो ये जो गांठ बनी है बेटा, ये गांठ बनी क्यों? क्योंकि अंदर क्या कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया बिना बात के, तो यहाँ पर गांठ बन गई। उस गांठ को बेटा हम ट्यूमर कहेंगे। अब ये ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये जो आपके अर्बुद होते हैं, जो ट्यूमर होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके बिनाइन ट्यूमर, जिनको हम बोलते हैं सुदम ट्यूमर, और दूसरे होते हैं आपके मैलिग्नेंट यानी कि दुर्दम। एक हो गए आपके सुदम, जिन्हें हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, और दूसरे हो गए बेटा आपके दुर्दम, इन्हें हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है बेटा आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में जो कैंसर होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कैंसर नियोप्लास्टिक जो होते हैं, वो बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स इजीली ट्रीटेबल होते हैं। कई बार बेटा ये कैंसरस होते भी नहीं है, बस गांठ सी बनकर रह जाती है। चलिए, बिनाइन ट्यूमर्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो गांठ बनती है या यहाँ पर कोशिकाओं का पुंज जो होता है, वो यहाँ पर कोशिकाओं का पुंज एक नियत स्थान तक सीमित रहता है, एक नियत स्थान तक सीमित रहता है, ठीक है, सीमित रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में देखो एक बार ना पूरा प्रोसेस समझना। जैसे सपोज स्किन में यहाँ पर किसी कारण से गांठ बनी, ठीक है, गांठ बनी बेटा, तो यहाँ पर कोशिकाओं ने अपनी वृद्धि करे जा रहे हैं, गांठ बनी है मतलब कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिकाओं की वृद्धि होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अब अगर कोशिकाएं वृद्धि करें तो बेटा उनको नरिशमेंट भी चाहिए, है ना, बिना खाने के तो कोई नहीं जिंदा रह सकता, तो उनको नरिशमेंट भी चाहिए। अब नरिशमेंट के लिए पहले तो वो पड़ोसी जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनसे लड़ेंगी, है ना। अब नरिशमेंट लेकर के कौन आ रहा है आपके ब्लड में, आपके कोशिकाओं तक, आपके कोशिकाओं तक बेटा नरिशमेंट लाने का काम आपके ब्लड का होता है। किसका होता है बेटा, ब्लड का होता है। तो ब्लड नरिशमेंट लेकर के आ रहा है, खाने पीने की चीजें लेकर के आ रहा है आपकी कोशिकाओं तक। अब जो कैंसर कोशिकाएं हैं ये लगातार विभाजन कर रही हैं, और ब्लड तो उतना लिमिटेड ही लेकर के आएगा, है ना, ब्लड तो जितना पहले ला रहा था उतना ही अब लाएगा। ब्लड को थोड़ा पता है कि यहाँ पे कैंसर बन रहा है, ब्लड को थोड़ा पता है यहाँ पे कोशिकाएं पगला गई हैं, विभाजन ही किए जा रही हैं। तो बेटा ब्लड अपना नॉर्मल
नरिशमेंट लेकर के आ रहा है, नॉर्मल पोषक पदार्थ लेकर के आ रहा है, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं हैं बेटा उनको अब ज्यादा नरिशमेंट चाहिए, ठीक है। और ज्यादा नरिशमेंट के लिए वो पहले तो सामान्य कोशिकाओं से फाइट करेंगी। ब्लड जो नरिशमेंट ला रहा है वो सामान्य कोशिकाओं के लिए ला रहा है, ये सामान्य कोशिकाओं का नरिशमेंट ले लेंगी, जिसकी वजह से सामान्य कोशिकाएं भूखी मर जाएंगी। लेकिन इनकी पूर्ति नहीं हो रही है क्योंकि ये लगातार 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 डिवाइड कर रही है, तो इनको ज्यादा पोषण चाहिए। तो ये सोचती हैं कि कब तक मैं ब्लड के भरोसे रहूंगा कि ब्लड लेकर के आएगा फिर मैं उनसे पोषण लूंगा। तो ये जो कोशिकाएं हैं, कैंसर कोशिकाएं, ये सीधा ब्लड में ही एंटर कर जाती हैं। ये कहती हैं कि जो पोषण लेकर के आ रहा है क्यों ना मैं उसी में चली जाऊं, घूमते घूमते उससे पोषण लेती रहूंगी, अपना काम करती रहूंगी। और बेटा एक बार अगर ये ब्लड में एंटर हो गई तो ब्लड तो आपको पता है पूरे शरीर में परिवहन कर रहा है, और जब बेटा पूरे शरीर में वो ब्लड परिवहन कर रहा है तो आपकी कैंसर कोशिकाएं ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूम रही हैं, और जहां उनका मन आता है वो ब्लड को छोड़ के उसी अंग में चली जाती हैं। जैसे सपोज आपकी स्किन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हाथ की स्किन से स्टार्ट हुआ था, और बेटा वो आपके ब्लड के साथ घूमते 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 बेटा वो आपके हम बोल सकते हैं पेट में चला गया, ठीक है, वो आंत में चला गया, या वो अस्थि मज्जा में चला गया, या वो आपके ब्रेन में चला गया, वो कहीं भी जा सकता है। और इसी को बेटा हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मेटास्टेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस को हिंदी में हम कुछ तो बोलते हैं, आहा 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 आहा, मेटास्टेसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस ही कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा प्रॉपर्टी है ना कैंसर की, ये सबसे खतरनाक है। जब तक कैंसर कोशिकाएं मेटास्टेसिस नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक जगह पे लोकलाइज हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, वो बिनाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने स्किन टैग्स देखे हैं? स्किन टैग्स, स्किन टैग्स का ना मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। 2 मिनट के लिए आपको सिर्फ मेरी आवाज आएगी, मैं दिखाई नहीं दूंगी क्योंकि भूत हूं मैं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी? प्लीज पढ़ते रहिएगा। यस, पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, समझे कि नहीं? मैं तब तक आपके लिए एक बिनाइन ट्यूमर का चित्र लेकर के आती हूँ। 3D नहीं है इसका, ये देखो मैं एक डायग्राम लेकर के, मतलब कुछ इमेजेस लेकर के आई हूँ। दिख रहा है कि नहीं? यस, दिख रहा है। ये देखिए आपने, स्किन टैग्स बोलते हैं इनको। आपकी स्किन है, इसी स्किन में कुछ ऐसी छोटी 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 गांठें सी बन जाती हैं और वो लटकने लग जाती हैं। देखा होगा अक्सर बेटा आपने, ये घर में जो बुजुर्ग हैं उनमें देखा होगा, हाँ या नहीं? समझे या नहीं? ये देखा है कि नहीं देखा है, ये बताओ मुझे पहले। स्किन टैग्स देखे हैं आपने? देखे होंगे, सबने देखे होंगे, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, पर देखे सभी ने होंगे, है ना? तो ये जो बेटा स्किन टैग्स हैं, ये एक तरीके के बिनाइन ट्यूमर्स हैं। क्या है? हाँ, दादी के बहुत हैं, है ना? 1 मिनट रुकना, ऑफिस से, ठीक है ना? तो ये जो स्किन टैग्स हैं बेटा, ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ठीक है ना? ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, आपकी स्किन की कोशिकाओं ने अनियंत्रित तरीके से वृद्धि की है ना, कोई जरूरत है क्या इसकी? अनावश्यक, अनियंत्रित, कंट्रोल से बाहर है, लेकिन ये बिनाइन है, ये कभी भी कैंसरस नहीं होती हैं, और ये बहुत कॉमन है। इनके कारण आपकी डाइट हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। जनरली थायराइड वगैरह के केस में बेटा ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बेटा ये आपके बिनाइन ट्यूमर्स हैं, ये मैलिग्नेंट नहीं है, ये कभी भी कैंसरस नहीं होंगे, ठीक है ना? ये बिनाइन है, समझे या नहीं? बूझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है सबको? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है, यहां पर जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं रक्त समूह में या रक्त में प्रवेश कर लेती हैं। पहले तो आप लिखिएगा कोशिकाएं पोषण के लिए, कोशिकाएं पोषण के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं, के लिए सामान्य कोशिकाओं से
स्पर्धा यानी कि कंपटीशन करती हैं, सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा यानी कि कॉम्पीट करती हैं, फिर रक्त में प्रवेश कर लेती हैं, प्रवेश कर अन्य स्थानों तक परिवहन करती हैं और ये किसी भी अंग में जाकर वृद्धि कर सकती हैं और इसी प्रॉपर्टी को बेटा हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए बेटा तो यही जो मेटास्टेसिस है ये नियोप्लास्टिक है, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो आपके जो दुर्दम कैंसर होते हैं बेटा एक्चुअल में कैंसर यही है, यही आपके नियोप्लास्टिक ग्रोथ दिखाते हैं या ये आपके नियोप्लाज्म दिखाते हैं। ठीक है ना, समझे या नहीं, ये नियोप्लाज्म दिखाते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बेटा हम एक्चुअल में कैंसर कहते हैं, समझे या नहीं। जब तक सेल नियोप्लास्टिक ग्रोथ नहीं दिखा रही है तब तक बेटा हम उसको कैंसर नहीं बोलेंगे, समझे या नहीं। बिनाइन ट्यूमर्स तो बहुत कॉमन है और बिनाइन ट्यूमर्स हमेशा कैंसर मतलब मैलिग्नेंसी में जाएं ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्यूमर मैलिग्नेंसी में चला गया है मतलब वो मेटास्टेसिस दिखा रहा है और मेटास्टेसिस बेटा कैंसर की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है, समझे या नहीं। हाँ जी, समझे या नहीं, मेटास्टेसिस आपके कैंसर की सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट है। समझे या नहीं, यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनकी वृद्धि दर भी बहुत धीमी होती है, इनकी वृद्धि दर भी मतलब ग्रोथ रेट जो है वो बहुत स्लो होता है, इनका ग्रोथ रेट स्लो होता है, वृद्धि दर इनकी धीमी होती है। लेकिन अगर हम बात करें आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की तो इनकी वृद्धि दर यानी कि इनकी ग्रोथ रेट तीव्र होती है, बहुत तेजी से बेटा ये ग्रो करते हैं, समझे या नहीं, समझ में आया कि नहीं। क्या है ये, ठीक है। तो आपके जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनको हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी कह सकते हैं, इनको हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो कैंसर की कोशिकाएं हमने देख ली, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, आइए जरा कारणों पर नजर डालें। तो इसके 3 तरह के कारण हो सकते हैं। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ भौतिक कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण हो सकते हैं और जैविक कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसके कुछ भौतिक कारण हो सकते हैं, भौतिक कारण में मतलब इसके फिजिकल रीजंस हो सकते हैं। और फिजिकल एजेंट्स बेटा जिनसे कैंसर फैलता है उसमें सबसे पहले आती हैं आपकी विकिरणें यानी कि रेडिएशंस। ठीक है, विकिरणें यानी कि रेडिएशंस। रेडिएशंस बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, हम एक्सरे करवाते हैं, कुछ भी हुआ एक्सरे, जरा सा भी फ्रैक्चर का डर हुआ एक्सरे। ठीक है, आपको ये पता है कि एक्सरे से भी कैंसर हो सकता है, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता होगा, हो सकता है पता होगा, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि
एक्सरे से भी कैंसर होता है, तो बहुत लोग एक्सरे कराए ही नहीं, ठीक है ना। अब आप ये सोचो, आप तो एक्सरे कराओगे चलो पूरे जीवन में मैक्सिमम 8-10 बार, लेकिन उस बंदे का सोचो जो तुम्हारा एक्सरे कर रहा है, और सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो सुबह से शाम तक बेटा ऐसे 100 मतलब क्या बोलते हैं सैकड़ों लोगों का, 100 200 400 सैकड़ों लोगों का एक्सरे कर रहा है, तो उसे तो कैंसर का सबसे ज्यादा रिस्क है। हाँ यस मैडम, लेकिन इससे बचने के तरीके भी होते हैं बेटा। जो एक्सरे करते हैं, जो भी ये रेडिएशंस वाले प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं डॉक्टर्स या असिस्टेंट्स या टेक्नीशियंस बेटा, उनका जो कपड़े होते हैं उनके बेटा वो अलग तरीके के होते हैं, वो हमारे जैसे सामान्य कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। या ये कह लो कि सामान्य कपड़ों के ऊपर बेटा वो एक शील्ड पहनते हैं, और वो शील्ड उनको इस तरीके के हार्मफुल रेडिएशन से बचाने का काम करती है। आपको पता है स्किन कैंसर का कारण अल्ट्रावायलेट रेज है। यूवी रेज पता है आपको, सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो हमेशा अच्छी नहीं है, उनमें बहुत सारी हार्मफुल किरणें हैं, और उन्हीं में बेटा आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आ रही हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आईज में कैटरैक्ट और स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। और इस यूवी रेज से हमें ओजोन परत बचाती है, आप सबको पता है ना। यूवी रेज से हमें ओजोन परत बचाने का काम करती है। ये ओजोन परत, आपको ये भी पता होगा कि अंटार्कटिका के ऊपर इस ओजोन परत में एक छेद हो गया है, तो अब सूरज से यूवी रेज बेटा धरती पर पड़ रही हैं, सब पता है आपको, ये कहानियां सबने पढ़ी हैं, ठीक है। तो यूवी रेज खतरनाक है। अब ये जो रेडिएशन है इनको हमने दो तरीके से विभाजित किया है, एक आयनाइजेशन रेडिएशन, आयनाइजेशन, यार मेरे को इनकी हिंदी नहीं पता, आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन, ठीक है। आयनाइजेशन रेडिएशंस कौन सी होती हैं? नॉन आयनाइजेशन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यूवी रेज आती हैं, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यस, तो नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन में आपकी यूवी रेज आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मिनट रुक जाना, ठीक है। नॉन आयनाइजेशन में आपकी यूवी रेज है, एक्सरे गामा रे, हाँ ठीक है, आयनीकरण है, बिल्कुल सही है। तो नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन में आ जाएंगी आपकी पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, जिनको बेटा हम यूवी रेज कहते हैं, ठीक है। इसमें आती हैं आपकी यूवी रेज जो कि सूरज से आ रही हैं। आयनाइजेशन में बेटा आपकी एक्सरेज हो गई, इसमें आपकी गामा रेज हो गई, ठीक है। ये आपके आयनाइजेशन रेडिएशंस हैं, ये सब बेटा कैंसर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका एक कारण, भौतिक कारण। अच्छा, भौतिक कारण में आपको आई डोंट नो ये पता है कि नहीं पता है, अगर एक ही जगह पे बार बार चोट लगती है, ठीक है, अगर एक ही जगह पे बार बार चोट लगती है, उस कंडीशन में बेटा उस जगह पर कैंसर होने के चांसेस बहुत कॉमन है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टंग कैंसर, जीभ का कैंसर, या ओरल कैंसर। ओरल कैंसर चलो अक्सर उनमें देखने को मिलता है जो लोग गुटखा बहुत खाते हैं, ठीक है। और गुटखा भी हम ये बोलते हैं कि वो खाते कम है, या तम्बाकू जो लोग खाते हैं वो खाते कम है, तम्बाकू में वो चूना घिस करके ऐसे ओट और ये जो वेस्टिब्यूल होता है आपका ओट और हड्डी के बीच में यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, या गाल और दांतों के बीच में रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, जो लोग इस तरीके से तम्बाकू या गुटखा वगैरह दांत ये वेस्टिब्यूल में रखते हैं, जो अंदर छोटी छोटी मतलब आपके गाल के अंदर की तरफ या ओट के अंदर की तरफ रखते हैं बेटा, तो होता क्या है कि वहां पर वो तम्बाकू रखी है 4-4 5-5 घंटे। अब वो तम्बाकू के जो वहां पे बेटा मतलब पदार्थ हैं या जो छोटे छोटे कण है, वो आपकी मुंह के अंदर की म्यूकोजा बहुत पतली है, बताया था मैंने आपको, इसीलिए हम थर्मोमीटर को हमेशा टंग के नीचे रखते हैं, क्योंकि वहां की म्यूकोजा और भी पतली है, तो वहां पर आपको डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आता है थर्मोमीटर, तो आपको ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट पता लगता है, ठीक है। तो अगर आप इतनी सॉफ्ट म्यूकस मेम्ब्रेन में आप ऐसा कोई भी केमिकल रखते हैं जो उसको इरिटेट करेगा, तो बार बार वहां इरिटेशन की वजह से भी बेटा वहां की सेल्स, अच्छा ये सोचो आपको यहाँ चोट लगी, सेल्स ने डिवाइड किया, घाव को भर दिया, 4 दिन बाद आपको फिर से वहीं कट लग गया, सेल्स ने फिर डिवाइड किया, वहां का घाव भर गया, 5 दिन बाद आपको फिर से वहीं कट लग गया, सेल्स ने डिवाइड किया, घाव भर गया, दूसरे दिन आपको फिर वहीं कट लग गया। अगर ऐसा बेटा बार बार एक ही जगह पे होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वहां की जो कोशिकाएं विभाजन करने वाली होती हैं वो कंट्रोल खो देती हैं अपना, या उन पर आपके नर्वस सिस्टम का कंट्रोल खत्म हो जाता है, या वो खुद बेटा वो इतनी पागल हो जाती हैं डिवाइड करते करते कि अभी 4 दिन पहले डिवाइड होकर रुकी ही थी, तब तक फिर चोट लग गई,
फिर वो डिवाइड होकर रुकी ही थी, तब तक फिर चोट लग गई, फिर वो डिवाइड होकर रुकी थी, तब तक फिर चोट लग गई। इस कंडीशन में बेटा लगातार एक ही जगह पर चोट लगने के कारण भी बेटा वहां की जो सेल्स होती हैं वो हीलिंग करते करते, डिवाइड करके तो हील करती है ना, तो वो हील करते 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 पागल हो जाती हैं और फिर वो रुकती ही नहीं है, वो लगातार डिवाइड ही करती रहती हैं। तो ये भी बेटा फिजिकल कारण में आएगा, एक ही स्थान पर, एक ही विशिष्ट स्थान पर, कोई भी स्पेसिफिक साइट पर, है ना, एक ही विशिष्ट स्थल पर बार बार घाव बनना, ये भी बेटा एक फिजिकल रीजन होगा कैंसर का। ठीक है, आप मुंह में बार बार तंबाकू रख रहे हो, तंबाकू के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, आपका तंबाकू के साथ जो चूना आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बेटा है, बीटल नट जिसको हम गुटखा कहते हैं, वो कैंसर का कारण हो सकता है। लेकिन जब वो बेटा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को बार बार इरिटेट कर रहा है तो वो खुद भी एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। ठीक है, एक और चीज बेटा यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, कश्मीर साइड कभी आप गए हैं? हम सबको पता है कि कश्मीर की वादियां, सुंदरता, वहां की ठंड, इन सब के लिए बेटा वो फेमस है, वहाँ के स्नोफॉल के लिए, वहाँ की वादियों के लिए, वहाँ जो वो क्या जो झीलें हैं, झीलों में जो उनके नाव चलती हैं, उस नाव को शिकारा बोलते हैं आई गेस, इन सब चीज़ों के लिए बेटा वो कश्मीर फेमस है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर में घूमने जाना और परमानेंट कश्मीर का निवासी होने में बहुत फर्क है। ठीक है ना, आप घूमने जा रहे हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हैं, आपको होटल में रुकना है, होटल में आपके लिए सारी सुविधाएं होंगी, आप ऐसा होटल ढूंढते हैं जहां पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएं। ठीक है, लेकिन जो वहां पर रेगुलर रह रहा है उसको उसी ठंड में सुबह से लेकर के रात तक अपनी रोजमर्रा के काम, अपना बाहर का काम, सब कुछ उसको उसी में करना है ना। तो कश्मीर में बेटा इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ के जो, जैसे हमारे यहाँ जो बंजारे हैं वो तंबू वंबू लगा के रह लेते, टेंट वेंट लगा करके रहते हैं। ठीक है, ठंड में भी ठंड पड़ती है लेकिन महीने भर पड़ती है ना, वो उसमें इतना उन लोगों के पास यहाँ तो मैं अगर गुड़गांव की बात करूँ भाई, इतने यहाँ पे रईस लोग हैं कि यहाँ पर वो 1000-1000 रुपए के कंबल ऐसे ही बांट देते हैं। हम लोग भी संक्रांत, लेकिन संक्रांत आती तब तक ठंड लगभग जा चुकी होती है, अगली सर्दी में काम आते हैं ना, तो संक्रांत में लिए कंबल बांट दिए गरीबों में। ठीक है, तो उनके पास कंबलों का इतना ढेर हो जाता है, सर्दी की वजह से वो कभी नहीं मरेंगे, कभी कोई गरीब सर्दी की वजह से नहीं मरेगा। दिल्ली गुड़गांव में तो नहीं मरेगा भाई, तो यहाँ पर इतने कंबल बांटने वाले हैं, सरकारी भी और प्राइवेट तो लोग बांट ही रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ उतनी ठंड भी नहीं होती है कि लोग ऐसे मरे, लेकिन कश्मीर में बेटा इतनी ठंड है और वहां पर उस ठंड से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अंगीठी जलाते हैं। ठीक है, वहां पर लोग अंगीठी जलाते हैं, वो आंच अलग अलग तरीके की जलाते हैं, बहुत सारे तरीके वो इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उन्हें ठंड ना लगे। साथ ही साथ बेटा वो पेट में एक मटकी रखते हैं जिसको हम कांगड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो कांगड़ी रखते हैं। कांगड़ी बेटा एक मटकी है जिसके अंदर वो जलते हुए कोयले रखते हैं। कैन यू बिलीव, कांगड़ी। ठीक है, कांगड़ी ये कश्मीर में इस्तेमाल होती है। चलो मैं कांगड़ी का भी आपको चित्र दिखाती हूँ। ठीक है, कश्मीर में इस कांगड़ी में बेटा होता क्या है, जब तक मैं कांगड़ी का डायग्राम निकालती हूँ आप लोग तब तक थोड़ा सा मुझसे डरो। यस, तो होता क्या है बेटा, 1 मिनट रुकना, मैं इसका डायग्राम निकालती हूँ। कांगड़ी, हेलो कैसे हो, कांगड़ी इन कश्मीर, ये देखो, आ जाओ। यस, देखो ये देख रहे हो कांगड़ी। ठीक है, मटकी सी भी होती है यहाँ पर, इस तरह ये लकड़ी वाली दिखाई है। ठीक है, ये देखो औरतें यहाँ बैठी हैं, आप यहाँ देख सकते हो। पहले तो ये कांगड़ी देखो, ये कैसा है। ठीक है, ये कांगड़ी है, देख सकते हो। वो क्या बोलते हैं, बांस की जो पतली पतली सीकें बनती हैं, उससे बेटा ये इस तरीके की बास्केट बनाते हैं। और इस बास्केट के अंदर बेटा वो क्या करते हैं, इस बास्केट के अंदर वो जलता हुआ कोयला रखते हैं। और उस जलते हुए कोयले से, तुम यहां से गए नहीं, तो उस कांगड़ी के अंदर बेटा वो जलता हुआ कोयला रखते हैं और उस कोयले को वो अपने पेट पर रख करके ऊपर से एक कपड़ा डाल के अपने आप को ढक लेते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में बेटा जब ये ऐसा करते हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कांगड़ी अपने पेट में दबा करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें पेट में गर्मी मिलती है, तो एक तरीके से इनको जो ठंड लग रही होती है वो ठंड इनकी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी खत्म हो जाती है, लेकिन उससे ये कोप अप कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस कांगड़ी की वजह से इनको एब्डोमिनल कैंसर इनमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। कश्मीर में जो स्लम एरिया होता है, स्लम एरिया मतलब जो जिनके पास मकान अकान प्रॉपर नहीं होते हैं बेटा, उनमें जो लोग कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं उनमें बेटा एब्डोमेन कैंसर, पेट में कैंसर, आंत में कैंसर बहुत कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब बेटा फिजिकल क्या बोलेंगे, फिजिकल कारक हो गए जो आपको बाहर से आपकी स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं या आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक कारक के अलावा आपके दूसरे नंबर पे आ गए रासायनिक कारक। केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं रासायनिक कारक क्या क्या हो सकते हैं, रासायनिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। केमिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं बेटा आपके, ये हो गया बेटा आपका गुटखा, ठीक है। बीटल नट को क्या बोलते हैं, बीटल नट सुपारी, ठीक है। इसके अलावा तंबाकू, आपको पता है तंबाकू में एक निकोटीन नाम का केमिकल होता है, पता है कि नहीं पता है? तंबाकू में एक निकोटीन नाम का केमिकल होता है, एस्बेस्टोस, ठीक है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर जनक हो सकते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है। तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो कैंसरकारी नहीं होता है, समझे या नहीं? ये बहुतों को नहीं पता है। लोगों को लगता है अरे तंबाकू में निकोटीन है, निकोटीन कैंसर जनित होता है। नहीं, निकोटीन कैंसर जनित नहीं है, निकोटीन आदी बनाता है। निकोटीन की जो साइड इफेक्ट है वो है कि वो आपको अपना एडिक्शन लगवा देगा, मतलब वो आपको उस पर निर्भर करा देगा। निकोटीन कैंसर जनित नहीं होता है, ठीक है। तंबाकू में अच्छा, अगर निकोटीन कैंसर जनित होता तो निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं, पता है आप लोगों को? अगर आपको किसी की तंबाकू सिगरेट इन सब की आदत छुड़ानी हो तो हम निकोटीन के च्युइंगम्स देते हैं, मार्केट में हर एक उस पे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको तंबाकू या सिगरेट की बहुत बुरी लत लगी हुई है तो आप उसको वो निकोटीन च्युइंगम्स ला करके दे दो और उसको बोलो कि थोड़ी थोड़ी देर मुंह में रख के ये रख लो, है ना, च्यू करते रहो, ठीक है ना। तो निकोटीन से कभी भी कैंसर नहीं होता है, ठीक है। और बेटा जो आपके ये टैटू की डाइज हैं, ठीक है, जो आपके टैटू बनाने वाली जो डाइज आती हैं बेटा, ये भी कैंसर जनित हो सकती हैं, इनसे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए तीसरा बेटा कौन से कारक होते हैं, तीसरा हो गए आपके जैविक कारक, जिनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स। जैविक कारक में आ गए आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में अगर हम बात करें बेटा तो कई सारे ऐसे वायरसेस हैं, ठीक है, जो कैंसर जनित होते हैं, ठीक है। इनको हम ऑन्कोजेनिक विषाणु बोलते हैं, इनको हम ऑन्कोजेनिक विषाणु बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपकी कोशिकाओं के अंदर भी ऐसे कुछ जीन्स हैं जो अभी तो नॉर्मल है, लेकिन किस कंडीशन में वो एक्टिवेट हो जाएंगे यू नेवर नो, ठीक है। और इनको बेटा, इन जीन्स को हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या बोलते हैं इनको बेटा हम? प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो मतलब पहले, ऑन्को मतलब वायरस, और जीन्स का मतलब जीन्स हो ही गया, मतलब ऑन्को मतलब कैंसर, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स मतलब आपके शरीर की सामान्य कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो एक्टिवेट होने पर खुद ही ऑन्कोजेनिक हो जाएंगे, वो खुद ही कैंसर बनाना शुरू कर देंगे। अभी हमारे शरीर में सामान्य कोशिकाएं हैं, लेकिन हर एक कोशिका के अंदर ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट हैं। किस कंडीशन में वो ऑन्कोजेनिक हो जाएंगे आपको नहीं पता। अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, आपके पापा के घर में, दादा दादी, चाचा चाचा किसी को अगर कैंसर हुआ है, या अगर आपकी मम्मी के घर में किसी को कैंसर हुआ है, तो आपको अपना कैंसर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, ठीक है ना। आप में अगर आपके घर में कैंसर की हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री, तो आपके अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है,
ठीक है ना, समझ में आया या नहीं? हाँ, म्यूटेशन होने पर, वो अरविंद हम म्यूटेशन बोल देते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, सडन जीन्स में कन्वर्जन हो सकता है या कोई भी ऐसा कारण जो कि उन जीन्स को एक्टिवेट कर देगा। म्यूटेशन इज एक्चुअली सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, है ना। म्यूटेशन होता है क्या, अचानक से आपके आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव होना। लेकिन यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ बदल नहीं रहा है, यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ में जो आपके इनएक्टिव पड़े, आप ये तरीके से, एक तरीके से समझ लो, आपका आनुवांशिक पदार्थ में कुछ ऐसे जीन्स हैं जो भी इनएक्टिव हैं, वो किस कंडीशन में एक्टिवेट हो जाएंगे आपको नहीं पता है। यस, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स अगर काम नहीं करेंगे तो भी ट्यूमर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया आपको? क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके कैंसर के? फिजिकल कारण हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, आपके क्या बोलेंगे हम इनको, बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक कह रही है मैम, क्या मैम ठीक कह रही है मनीष? नेक्स्ट बेटा, कैंसर कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। कैंसर के प्रकार, कितने टाइप के कैंसर होते हैं बेटा, ये आपको पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ कैंसर, मेनली बेटा आपके 3 टाइप के कैंसर होते हैं। ठीक है, मेनली आपके 3 टाइप के कैंसर होते हैं। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हो गए आपके कार्सिनोमाज। क्या हो गए? कार्सिनोमाज। कार्सिनोमाज। दूसरे हो गए बेटा आपके सार्कोमा, सार्कोमाज हो सकते हैं। और तीसरा बेटा हो सकता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, ठीक है। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया को बेटा नोमाज आपके उपकला ऊतक के कैंसर होते हैं, या आप इनको बोल सकते हो ये आपके उपकला संबंधी कैंसर होते हैं। ठीक है, ये आपकी उपकला कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। अब उपकला कोशिका कहाँ पर? एरर आ रहा है मैम। अच्छा, वीडियो रुक रहा है, 1 मिनट रुक जाना। कहाँ? वेयर इज माय फोन? वासु, कम एंड वॉच टीवी। गो गो टेक योर स्कूटर आउटसाइड। एरर क्यों आ रहा है? 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना बेटा। एरर क्यों आ रहा है? कहाँ गया? यस, ठीक है, अभी ओके। चलिए, तो अभिषेक बीच में ना ये रुक रहा है क्लास, एक बार देखना क्या दिक्कत आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है। हाँ, चलिए, तो सबसे पहला बेटा हमने बोला ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में आपकी बॉडी में WBC काउंट जनरली कितना होता है? 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ पर आपका WBC काउंट लाखों में पहुंच जाता है, करोड़ों में भी पहुंच सकता है। कार्सिनोमा क्या होते हैं बेटा? ये उपकला कोशिकाओं से संबंधी कैंसर होते हैं। अच्छा, उपकला कोशिका कहाँ पाई जाती है? आपकी स्किन में। ठीक है, और आपको पता है आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन, है ना। आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है, त्वचा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको पता होना चाहिए 80% कैंसर जो होते हैं बेटा दुनिया में, वो आपके कार्सिनोमाज हैं। दुनिया में जितने भी कैंसर हो रहे हैं उनमें 80% कैंसर आपके कार्सिनोमाज हैं। 80% कैंसर आपके उपकला ऊतक से संबंधी है। ठीक है ना। बात करें सार्कोमाज बेटा, ये आपके मध्यजन स्तर से, मध्यजन स्तर उत्पन्न होते हैं, है ना। ये आपके, इनका जो ओरिजिन होता है बेटा वो मीजोडर्म होता है। अब आपको पता है मीजोडर्म से क्या बना है? आपको पता है मीजोडर्म से आपकी बॉडी में क्या क्या बना है? आपकी बॉडी में मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बना है। ठीक है, आपकी बॉडी में मीजोडर्म से मस्कुलर टिश्यू बना है। ठीक है, तो अगर आपका
बोन से रिलेटेड कैंसर है, बोन कैंसर है, क्या हुआ, सार्कोमा। आपका कनेक्टिव टिश्यू कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू कैंसर में आपका ब्लड कैंसर भी एक तरीके से क्या हुआ, सार्कोमा, लेकिन हम ब्लड कैंसर को अलग पढ़ते हैं। तो आपके मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड जो भी बेटा आपके संरचनाएं हैं, अगर उसमें कैंसर होता है बेटा तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं। अगर आपके उपकला संबंधी अगर कोई भी क्या है कैंसर, तो बेटा उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। पानी पी लूं, जल्दी से लिख लो। अब आप मुझे बता दो, उपकला कैंसर एग्जाम्पल दो मुझे, कार्सिनोमास के एग्जाम्पल दो मुझे। आयुष अग्रवाल, अगर ऐसा है तो आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। हाँ जी, कार्सिनोमा के एग्जाम्पल दो जरा मुझे, उपकला संबंधी कैंसर। स्किन कैंसर तो मैंने ही आपको बता दिया, ठीक है, स्किन कैंसर हो गया आपका, कार्सिनोमा हो गया, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, जो कि बहुत कॉमन है इंडिया में, है ना, ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपका और कौन सा, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है। और आपका स्किन, ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर जो सर्विक्स ग्रीवा जो होती है ना, ये सारे के सारे बेटा आपके कार्सिनोमाज हैं, ठीक है। सार्कोमा के एग्जाम्पल ले लो आप, ऑस्टियोमा हो गया, ऑस्टियोमा, ऑस्टियो मतलब ये आपके बोन से संबंधित हो गया, इसमें आ जाएगा आपका ऑस्टियोमा हो गया। लाइपोमा हो गया, लाइपोमा मतलब लिपिड, यानी कि ये वसा ऊतक से संबंधित हो गया। तो ये सब बेटा आपके, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके सार्कोमाज हो गए। जल्दी से लिख लो बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट लिखा दूंगी, फिर हम इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे चलेंगे। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है। ब्रेस्ट कैंसर के ना कई सारे कारण हैं। ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। ऐसी फीमेल्स, याद करिए बेटा, जब मैंने आपको वहां पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, अरविंद पूछा कपोसी सार्कोमा, सार्कोमा है मतलब मिजोरम से ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। कपोसी सार्कोमा जनरली एड्स के केस में देखने को मिलता है, ठीक है, जो एड्स से पीड़ित होते हैं उनमें कपोसी सार्कोमा बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। मैं कुछ बताई थी, हाँ याद करिए बेटा, मैंने आपको जनन स्वास्थ्य पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो फीमेल्स स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, स्टेरॉइड्स मतलब जो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो गोलियां हैं, माला डी हो सकता है, माला एन हो सकता है, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन वगैरह जो भी हो सकते हैं, ठीक है। जो फीमेल्स बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेती हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो गोलियां खाती हैं, उनमें बेटा ब्रेस्ट कैंसर देखने को, ऐसा रिपोर्ट्स बोलती है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर की संभावना ज्यादा है उनकी तुलना में जो ये सब नहीं लेती हैं, ठीक है ना। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कारण बेटा जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी ये सब जैसी दिक्कतें रहती हैं, उनमें बेटा हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर जनरली देखने को मिल सकता है। सर्वाइकल कैंसर किस में देखने को मिलता है बेटा, सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है उन फीमेल्स में जो एक तरीके से पीरियड्स के टाइम पर या जनरली भी हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं, उनमें बेटा अक्सर सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है, ठीक है ना। सर्विक्स वाला भाग है ना, वेजाइना सर्विक्स, ठीक है। तो वहां पर बेटा एचपीवी आपको पता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे भी कैंसर होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखाना है मेरे को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने, स्टार बना के आप लिख लीजिएगा। विश्व में, रुक जाना भी है ना, और भारत में नर में और मादा में, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो फीमेल्स में होने वाला सबसे ज्यादा जो कैंसर देखने को मिलता है विश्व में फीमेल्स में बेटा, वो देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर।
यानी कि स्तन ग्रंथियों का कैंसर। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का। ये बेटा फीमेल्स में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फीमेल्स में। बात करें भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कॉमन है बेटा, तो भारत में सबसे ज्यादा फीमेल्स में अगर कोई कॉमन कैंसर है तो वो है आपका सर्वाइकल कैंसर, यानी कि ग्रीवा कैंसर। क्योंकि भारत में आज भी 70% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है। गांव में आज भी पीरियड्स के टाइम की हाइजीन उस लेवल की मेंटेन नहीं हो रही है जिस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दिस इज अ वेरी कॉमन रीजन बिहाइंड दिस। ये बहुत सामान्य सा कारण है इसके पीछे का। विश्व में बेटा ब्रेस्ट कैंसर इसलिए कॉमन है क्योंकि हम पूरी दुनिया में बात करें तो आजकल इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं लोग बच्चा नहीं करने के लिए। ठीक है, अबॉर्शंस हमने देखा ही था, जितने भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनमें से 1/5 तो अबॉर्ट हो जा रही हैं। अब वो अबॉर्ट चाहे खुद से हो रही हो चाहे उन्हें करवाया जा रहा हो। एमटीपी कितने लोग करवा ले रहे हैं। ठीक है, तो एमटीपी करवाने में भी वो गोलियां ही खा रहे हैं ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की। इसके अलावा बेटा और भी तो वो गोलियां खा ही रहे हैं ना, पीरियड्स को रोकने के लिए या अपनी साइकिल को बैलेंस करने के लिए, बच्चा नहीं करने के लिए। तो ये बहुत सारे तरीके की जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो स्टेरॉइडल गोलियां खाई जा रही हैं बेटा, वो ब्रेस्ट कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बेटा सर्वाइकल कैंसर जो भारत में सबसे सामान्य है उसका कारण है कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन का नहीं मेंटेन होना। ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन का मेंटेन नहीं होना। नर में बेटा अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे सामान्य कैंसर जो है बेटा वो है लंग कैंसर। ठीक है, अब भारत में बेटा अगर हम बात करें तो सबसे सामान्य है ओरल कैंसर। लंग मतलब फेफड़ों का और ओरल मतलब मुख का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत में लंग कैंसर नहीं हो रहा है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है आपका मेल्स में ओरल कैंसर। क्योंकि दुनिया में बेटा गुटखा उटखा उतना नहीं चल रहा जितना भारत में चल रहा है। दुनिया में सिगरेट चल रही है, ठीक है, भारत में सिगरेट बीड़ी तंबाकू सब चल रही है, लेकिन यहाँ गुटखा पान मसाला ये सब भी चल रहा है। बाहर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पान मसाले वगैरह का कल्चर नहीं है। ठीक है, वहां पर सिगरेट का कल्चर है। ठीक है, वहां पर ये गुटखा तंबाकू पान मसाले वसाले इनका सबका कल्चर बाहर कम है। भारत में सिगरेट बीड़ी तंबाकू तो है, इसके अलावा बेटा ये पान मसाला गुटखा अलग चल रहा है। समझ रहे हो या नहीं? तो ये बेटा एक बार लिख लीजिएगा, भारत में और विश्व में फीमेल्स में और मेल्स में होने वाला सबसे सामान्य कैंसर कौन सा है। ठीक है, इसको टेबल बना दूं क्या? ये एडिशनल नॉलेज है, इसका एनसीईआरटी में जिक्र इतना नहीं है। ठीक है, साक्षी बोल रही है मैडम सर्वाइकल क्या है? बेटा मानव जनन पढ़ के आई है, सर्वाइकल पे पूरी क्लास हुई है। जन्मनाल, ग्रीवा और क्या है आपका यार। अब कैंसर के लक्षण क्या है बेटा, तो लक्षण इसके हम नहीं लिख सकते क्योंकि दुनिया भर के कैंसर हैं और हर एक कैंसर के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। मैम नियोप्लास्टिक क्या होता है? बेटा नियोप्लास्टिक का मतलब ही कैंसरस होता है। ठीक है ना, नियोप्लास्टिक का मतलब ही कैंसरस होता है। डन, चलो अब आप इसका निदान कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कैंसर है या नहीं है? निदान को हम बोलेंगे डायग्नोसिस। कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बेटा कई सारे तरीके हैं, जिनमें सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना, ये सबसे सेफेस्ट तरीका है कैंसर को डायग्नोज करने का। तो सबसे पहला है बेटा आपका बायोप्सी। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम। हिस्टो मतलब ऊतक, पैथोलॉजी मतलब रोग, पैथोलॉजिकल इसकी हिंदी क्या है? पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्टोपैथोलॉजिकल की हिंदी मुझे एक बार देख लेने देना प्लीज। हिस्टोपैथोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल कैंसर विज्ञान और निदान।
ऊतक विकृति, विकृति बोलते हैं, जीवूती परीक्षा और ऊतक विकृति। जीवूती परीक्षा और ऊतक विकृति, ये हो गया बेटा आपका ऊतक विकृति, और बायोप्सी को बेटा हम बोलते हैं जीवूती परीक्षा। जीवूती परीक्षा, ठीक है। बायोप्सी में क्या होता है बेटा, अगर आपके शरीर में कहीं गांठ है, तो गांठ मतलब डाउट है भाई कैंसर हो सकता है, तो उस गांठ में से एक छोटा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया जाएगा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, इसमें जो भी आपका क्या बोलेंगे उसको, सस्पेक्टेड जो टिश्यू है, सस्पेक्टेड मतलब जिस पर हमें डाउट है, संदेहात्मक, ओहो ब्यूटी, तो जो भी संदेहात्मक ऊतक है या जो भी संदेहात्मक वृद्धि है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सस्पेक्टेड ग्रोथ, जिस पर हमें संदेह है, जिस पर हमें डाउट है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये गांठ ऐसी हो, ठीक है ना। तो जो संदेहात्मक वृद्धि है, संदेहात्मक वृद्धि से एक छोटा टुकड़ा काटकर माइक्रोस्कोप में उसका अध्ययन, ये होता है बेटा आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन या बायोप्सी। ये लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये हो गया आपका बायोप्सी। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, और हम कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका है बेटा हमारे पास एक्सरेज, ठीक है। जो एक्स विकिरणें हैं, एक्सरेज बेटा आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर ब्रेस्ट एक्सरे होता है तो उसको हम मैमोग्राफी कह देते हैं, ठीक है। एक्सरेज अगर ब्रेस्ट का होना है, यानी कि अगर स्तन ग्रंथियों का एक्सरे होना है बेटा, तो इसको हम मैमोग्राफी बोल देते हैं। स्तन ग्रंथियों का अगर एक्सरे, तो इसको हम मैमोग्राफी बोल देते हैं, ठीक है। इसके मैमो मतलब मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर का डाउट होता है तो हम मैमोग्राफी करवाते हैं। या नोट नहीं हुआ, लो बेटा नोट कर लो, या इट्स नाइट आउटसाइड, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ओके। नॉट नाउ, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट, डन। ओके, आराम से, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया बायोप्सी। एक्सरेज करा सकते हैं हम बेटा, मैमोग्राफी करा सकते हैं अगर ब्रेस्ट की करानी है, या अन्य अंगों का भी बेटा एक्सरे होता है, अन्य अंगों का, है ना। स्पेशली बेटा अगर कोई बोन इंजुरी वगैरह होती है तो हम एक्सरे कराते हैं, अन्य अंगों का भी हम एक्सरे कराते हैं। और इसमें बेटा जो भी आपके आंतरिक अंग हैं उनका 2D इमेज दिखता है, ठीक है। इसमें आंतरिक अंगों का 2D अध्ययन होता है, उनकी 2D इमेज दिखती है और उसके आधार पे आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। कोई एबनॉर्मल ग्रोथ अगर अंदर दिख रही है तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा सर्वाइकल कैंसर है अगर, ठीक है, अगर ग्रीवा कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर के केस में बेटा, जिसको हम बोलेंगे ग्रीवा कैंसर, अगर सर्वाइकल कैंसर है उस कंडीशन में बेटा हम पैप स्मीयर टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? पैप स्मीयर टेस्ट लगाते हैं। पैप स्मीयर, वासु कीप इट बैक, कीप इट बैक। पैप स्मीयर टेस्ट में बेटा हम क्या करते हैं, जो भी सर्विक्स है बेटा, उस सर्विक्स में अगर कोई सिक्रीशन, उस सर्विक्स में अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, सर्विक्स में अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह है, ठीक है, तो हम उसको निकाल करके उसकी अलग से
उसका अलग से अध्ययन करते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, क्या है, उसके हिसाब से बेटा। तो पैप स्मीयर टेस्ट हम लगाते हैं ग्रीवा कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा और क्या हो गए आपके, सीटी स्कैन हो गया। सीटी स्कैन को हम बोलते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हिंदी में मुझे नहीं पता भाई इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन करते हैं। दूसरा बेटा हो गया आपका एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये दोनों बेटा जो आपके टेस्ट हैं, इन दोनों में हम एक तरीके से 3D अध्ययन करते हैं, जो भी आंतरिक अंग है उनका 3D इमेज बनता है इसमें, है ना। आंतरिक अंगों का 3D इमेज बनता है यहाँ पर, 3 डायमेंशनल इमेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एमआरआई है, ये सेफेस्ट टेक्नोलॉजी अब तक की रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। ये अभी तक की सेफेस्ट टेक्नोलॉजी भी रिकॉर्ड की गई है। हालांकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि एमआरआई मशीन के अंदर किसी की डेथ हुई है, सुना है नहीं सुना है, सुनो जाके, ठीक है। ये तो न्यूज़ है ये तो। चलिए पेप्सर अमन पेप्सर की याद आ गई, पेप्समियर टेस्ट के नाम पे। डन, ये हो गए बेटा डायग्नोसिस। इसके अलावा बेटा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बेसिस पर भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। डन, हो गया, ठीक है। मैं क्या बता रही थी, कुछ बताया था ना मैंने, हम क्या कर सकते हैं, हाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बारे में पहले हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर भी कैंसर का निदान यानी उसको डायग्नोस किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब लक्षण की अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने आपको कहा था कि अलग अलग तरीके के कैंसर है तो अलग अलग तरीके के लक्षण होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इन जनरल लक्षण आप चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मैंने पहले ही बोल दिया, लक्षण सबके अलग अलग होते हैं, कैंसर के सबके लक्षण अलग अलग हैं। फिर भी आप कुछ सामान्य से लक्षण चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैंसर है तो सबसे पहले हल्का बुखार, माइल्ड फीवर तो रहेगा रहेगा, ठीक है। वेट लॉस यानी कि वजन घटना, ये दो तो सबसे कॉमन है, किसी भी टाइप के कैंसर में ये होंगे। अगर लंग कैंसर है, ठीक है, लंग कैंसर खूब फूका था उसकी वजह से हो गया, तो लंग कैंसर के केस में बेटा आपको लगातार खांसी, यार ये तो लगातार खांसी तो मुझे नहीं है, लेकिन मेरी आवाज बदल चुकी है, आवाज का भारी होना, मतलब मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं कोयल थी कौआ बन चुकी हूँ, होर्सनेस ऑफ वॉइस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, मतलब जब हम कुछ ऐसा चीज पढ़ते हैं ना, कोई रोग पढ़ते हैं, तो हमें अपने अंदर वो सारे सिम्टम्स हैं, यार मेरे को भी है क्या ऐसा, जब मैं पढ़ती था मुझे बहुत लगता था, और अभी तो नहीं। जब आप MBBS सेकेंड थर्ड ईयर में जाओगे ना, तो आपको हर बीमारी को पढ़ के लगेगा कि ये सिम्टम तो मेरे अंदर भी है, क्या मुझे भी ऐसा है। मैम नोट नहीं हुआ है, लो बेटा नोट कर लो, नोट कर लो, लक्षण अभी और भी लिखाने हैं, जब तक आप ये नोट कर लो। हाँ जी, व्हाट हैपेंड, ब्रिंग इट आउट, हाँ ब्रिंग इट आउट इमीडिएटली, नोट हो जाए तो बता देना प्रभु। जब निकाल नहीं सकते तो डाल क्यों देते हो बेटा, हैं कुछ भी कहीं भी फेंक देता है, साइड, ब्रिंग इट, केम आउट, चलो नाउ सिट हियर, डन।
आगे बढ़े, चलिए। हाँ, मुझे तो अभी क्लास में लग रहा है ऐसा होता है, ये कोई नई बात थोड़ा ना, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। जब भी हम कुछ नया रोग पढ़ते तो लगता है यार ये तो मुझे भी है ना। चलिए, इसके अलावा बेटा और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? लंग कैंसर हो गया, ठीक है। अगर शरीर में या शरीर के किसी भी अंग में अचानक गांठ दिखना, ठीक है, ये भी कैंसर का ही लक्षण है भाई। अचानक से गांठ हो गई तो आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है ना, उसका आपको इमीडिएटली टेस्ट कराना चाहिए। अगर बेटा आपके आहार नाल से संबंधित है, आहार नाल में भी बेटा रेक्टल कैंसर बहुत रेयर है लेकिन बहुत खतरनाक है। आहार नाल में भी बेटा अगर मलाशय से संबंधित है, ठीक है ना, आहार नाल का कैंसर है जिसमें भी आपके रेक्टम यानी कि मलाशय से संबंधित है, तो बेटा बॉबल मूवमेंट यानी कि आपका क्या बोल सकते हैं, बॉबल मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? अनियमित, इरेगुलर बॉबल मूवमेंट, अनियमित, अरे यार मैं बॉबल मूवमेंट ही लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें बेटा अनियमित मतलब एक तरीके से आपको कब्ज हो सकता है, ठीक है, कब्ज हो सकता है। कब्ज समझते हो? पेट साफ नहीं होना, ठीक है। ऐसा लगेगा कि मुझे प्रेशर बन रहा है लेकिन आप जब फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो आपको जो डेफिकेशन नहीं होगा, या ये समझ लो कि स्टूल पास नहीं होगा, पॉटी नहीं होगी, ठीक है ना, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? लगातार मुंह में छाले, लगातार, अब देखो जैसे ही मैंने लगातार मुंह में छाले बोला तो आधे से ज्यादा बच्चों को फील होने लग गया होगा यार ये तो मेरे भी बने रहते हैं, कभी भी हो जाते हैं अचानक से, है ना। ये कुछ कैंसर के कुछ लक्षण है, ठीक है। हालांकि अलग अलग तरीके के कैंसर के, अच्छा यहाँ पर डायग्नोसिस में एक आपका बोन मैरो जांच भी होती है, ठीक है। अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर के केस में बेटा बोन मैरो जो होता है ना, अस्थि मज्जा का डायग्नोसिस, बोन मैरो क्या बोलते हैं उसको यार, अस्थि मज्जा एग्जामिनेशन, ठीक है। अस्थि मज्जा का परीक्षण भी किया जाता है ब्लड कैंसर के केस में। अगर ब्लड कैंसर है तो उस टाइम पे बेटा आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन, है ना, सो रिलेटेबल ना अरे मैडम कब्ज तो आए दिन रहता है ऐसा आधों को कब्ज और छाले सुन करके लग जाता है कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। फीमेल्स में बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज है, ब्लीडिंग फेज के अलावा कभी और रैंडम ब्लीडिंग होना, ठीक है ना, तो मादाओं में ये भी लक्षण हो सकते हैं। मादाओं में अनियमित, या इसको अनियमित ना, मेरे को अनियमित वर्ड इतना प्यारा लगने लग गया ना ब्यूटिकल से, तो मादाओं में ऋतुस्राव के अलावा, ऋतुस्राव के अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना। नॉर्मल तो ब्लीडिंग होती है महीने के 3 से 5 दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेज है, लेकिन अगर उसके अलावा भी आपको कभी ऐसे रैंडम ब्लीडिंग चल रही है, कभी भी हो जा रही है, ठीक है, एक दिन हो रही है, कभी स्पॉटिंग हो जा रही है, तो भी बेटा आपको डॉक्टर को टाइम से दिखा। और भी कई सारे लक्षण हैं, ठीक है, अन्य लक्षण भी हैं, अन्य कैंसर के हिसाब से अन्य लक्षण भी हैं। हमने कुछ यहाँ पर जनरल लक्षण देख लिए। ये लक्षण तो बेटा आपको सभी में देखने को मिलेंगे, हल्का बुखार और वजन कम होना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका उपचार क्या है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उपचार बेटा इसका क्या है, ये बाद में लिख लेना यार, टाइम नहीं बचा है ज्यादा सा, है ना, 2-4 लाइन छोड़ दो। उपचार क्या है बेटा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट ना ज्यादातर केस में बेटा इसमें कई सारे मोड्स मिलाकर के ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे इसमें एक आता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में बेटा दवाइयां दी जाती हैं, औषधियां दी जाती हैं इसमें, ठीक है, इसमें औषधि दी जाती है। एक आता है बेटा इसमें
रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम विकिरणों से जो कोशिकाएं हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा सर्जरी, जिसको हम बोलेंगे शल्य क्रिया, ठीक है। अगर कोई लोकल है तो हम उसको सर्जरी करके उस गांठ को निकाल देते हैं। और लास्ट आता है बेटा आपका इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। अब 4 तरीके के इलाज हैं कैंसर के केस में। सबसे पहला है कीमोथेरेपी, जिसमें हम दवाइयां देते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल अर्ली फेज है बेटा तो कीमोथेरेपी अकेले से भी आराम मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में बेटा ज्यादातर केस में, हाँ मयंक, ब्यूटी की ऐसी नजर लगी ना मेरे को, हाय हाय, तब से ज्यादा हिंदी निकल रही है मेरी। तो कीमोथेरेपी बेटा इनिशियल फेज में अगर कैंसर को डायग्नोज किया है तो दवाइयों से आराम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इनिशियल फेज में कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो इतने कम होते हैं, या कई बार होते ही नहीं है, और होते हैं तो बहुत कम होते हैं, तो लोग उसको सीरियस नहीं लेते, डॉक्टर को दिखाना जरूरी नहीं समझते, ठीक है। अगर कैंसर ज्यादा फैल गया है, मतलब एक लोकल जगह पे है गांठ जैसा, तो आप सर्जरी से उसको निकाल दो, और उसके आसपास जो सामान्य कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी वो भी निकाल दो, ताकि उनकी बची कुची अगर कोई कोशिका भी होगी तो वो भी बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया सर्जरी में। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं बेटा, हम रेडिएशन से जो कैंसर कोशिकाएं जो लगातार विभाजन करें हम उनको मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में बेटा, ज्यादातर केस में आप ऐसे यहां पर लिख लीजिएगा स्टार बना करके, बीच में लाइन छोड़ देना थोड़ी सी, 1-2, अधिकांश केस में या अधिकांशतः कैंसर का उपचार कीमो प्लस रेडियो प्लस सर्जरी के मिश्रण से होता है ना। ये तीनों एक साथ दिए जाते हैं, मिश्रण से होता है। ज्यादातर केस में ये ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। कीमो में बेटा हम जो दवाइयां देते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, सारी दवाइयों के नहीं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां हैं कीमोथेरेपी में जिनके साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि आपका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, एक तो गंजापन, ठीक है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। दूसरा बेटा हो गया अरक्तता, जिसको हम बोलेंगे अनीमिया, ठीक है, अनीमिया, ठीक है। गंजापन इज बाल्डनेस, आप लोगों ने देखा होगा। और तीसरा हो सकता है बेटा वजन घटना। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में भी बहुत सारे ऐड आते हैं, अरे मैडम टीवी के ऐड तो हम देखते ही नहीं है ना। वजन घटना को हम बोलेंगे वेट लॉस। अच्छा, एक चीज और इसके लक्षण में, जो सामान्य लक्षण था बेटा, उस सामान्य लक्षण में आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट। भूख ना लगना भी बेटा इसका एक सामान्य लक्षण है जो सभी में देखने को मिलेगा। भूख ना लगना, बुखार और वजन घटना, ये 3 चीजें बेटा सामान्य लक्षण में आती हैं, ठीक है ना। तो आपने देखी होंगी जितनी भी कैंसर वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, जो कैंसर रोगियों का इलाज करती हैं, कैंसर रोगियों को अपने यहाँ रखती हैं, है ना, या वो लोग जो कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं वो अपने आप को गंजा करवा लेते हैं। क्या आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं? नहीं देखी होंगी, आप लोग छोटे हैं, लेकिन आज के बाद आप ये चीज जरूर देखेंगे, ठीक है ना। जो लोग कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे सपोर्ट तो देखो हर कोई करता है, लेकिन जो उन एनजीओज के लिए काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो वहां पर कैंसर पेशेंट्स को मॉरली सपोर्ट करना, एक हो गया उन्होंने पैसों से सपोर्ट कर दिया, उन्होंने फिजिकली जितना वो उनकी सेवा कर सकते थे कर दी, लेकिन एक होता है मॉरल सपोर्ट देना, है ना। वो बेचारे, क्योंकि उन्होंने उनकी दवाइयां चल रही, वो सब गंजे हो गए हैं, तो वो लोग जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं बेटा, वो भी अपने बाल उतरवा देते हैं, सो दैट वो उनको ये फील कराएं कि हम भी आप जैसे हैं या आप भी हमारे जैसे हो, ठीक है। आप अपने आप को समाज से अलग मत समझो, ठीक है ना। तो ये एक मैं बता रही हूँ, सीरियल में एक ऐड भी आता था टीवी में, मुझे नहीं याद है, कोई लाइफ इंश्योरेंस का किसी का आता था। देखो ऐड तो मैं तुम्हें क्या ज्ञान देती हूँ, मैं खुद ही नहीं देखती हूँ, रीजन भी, ऐड आते भी नहीं है। ऐड आते थे हमारे जमाने में, हमारे जमाने जब हम बच्चे हुआ करते थे तब आते थे ज्ञानवर्धक ऐड। आजकल ज्ञानवर्धक ऐड तो आते नहीं है, फालतू कॉन्डम्स के ऐड देते रहते हैं, तो इसलिए मत देखो, ज्यादा अच्छा है ना। हमारे टाइम पे आते थे, हुस्न परी तुम जाने जवां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, नहीं निरमा आता था, सौंदर्य साबुन ऐसा ही कुछ आता था, एक आता था हमाम
अब हमाम देखने को भी नहीं मिलता है। तो ये बेटा आपके एड्स जो हैं ये बड़े काम के रहते थे हमारे टाइम पे। हम एड से बहुत ज्ञान लिया करते थे। हमारे समय के हमें एड के सारे गाने याद रहते थे। निर्मा ही है, चलो निर्मा था। एक था लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। तो ऐसे हमारे टाइम पे हुआ करते थे यार। डन। एक वो था निर्मा वॉशिंग पाउडर। हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा। यार सौंदर्य साबुन कोई और था, निर्मा नहीं था फिर, क्योंकि निर्मा तो वॉशिंग पाउडर था। सौंदर्य साबुन। मुझे म्यूजिक याद है, मुझे उसका नाम याद नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोथेरेपी की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं। ठीक है, ये अल्फा इंटरफेरॉन्स एक तरीके से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं। आप इनको इम्यून सिस्टम मॉडिफायर्स कह सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव बना देते हैं। ठीक है, अल्फा यार तो पता करो सौंदर्य साबुन कौन सा था, जल्दी पता करो, क्लास के रहते रहते। हाँ, तुम्हारे टाइम पे विमल का ऐड आता है ना? मैं ना कोई स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, किसी फीमेल की थी। उसमें वो कहती है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो बाय रोड और आप राजस्थान में एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कैसे? पूरी दुनिया में विमल के वो लगे रहते हैं ना पोस्टर्स, पूरी दुनिया में लगे हैं। दुनिया मतलब भारत में तो लगे ही हैं हर जगह, है ना? तो भारत में हर जगह विमल के पोस्टर्स लगे हैं, है ना? ये कौन है? टाइगर श्रॉफ। कैसे बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं तुम जैसे बच्चे क्यों इन लोगों को फॉलो करते हो। इनसे कुछ सीखने। ये हीरो नहीं है, शायद मैंने पहले कहीं बताया, नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग हीरो नहीं है, ये अभिनेता है, ये एक्टर हैं। हीरो आपके वो हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हीरो आपके वो हैं जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, और आपके हीरो आपके पापा मम्मी से बढ़ के कोई और नहीं हो सकते। ठीक है ना? ये आपके हीरो नहीं है जिनको हमने हीरो बना रखा है। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और ये अजय देवगन और ये हीरो नहीं है, ये एक्टर हैं, ये अभिनेता हैं। इनका काम है आपको एंटरटेन करना और पैसे कमाना, ये हीरो नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी है, तो पूरी भारत में अगर आप रोड से सफर करते हैं तो आपको इस तरीके से बोलो जुबा केसरी, है ना, ऐड मिलेगा। और जैसे ही आप राजस्थान में पहुंचोगे ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हर जगह कोचिंग का साइन है, तो विक्ट्री टॉपर लगे रहते हैं राजस्थान में जगह जगह। जैसे राजस्थान में आपको विमल के बोर्ड से ज्यादा टॉपर का साइन दिखेगा, है ना? तो ये मैं कहीं देख रही थी। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं बेटा? ये एक तरीके से आपके इम्यून मॉडिफायर्स हैं, या आप बोल सकते हो इम्यून सिस्टम मॉडिफायर्स हैं। इनको हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके बायोलॉजिकल यानी कि जैविक प्रतिक्रिया, हे भगवान, प्रतिक्रिया। मॉडिफायर को अब क्या बोलेंगे? ब्यूटी। इतनी हिंदी तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम मेरी हिंदी सुधार सको। हाँ, अलग सर आपके हीरो है निरंजन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बाहर वाला हीरो बनने से पहले आपके घर का हीरो आपके सामने होना चाहिए। जैसे मेरे हीरो आज की डेट में बोलूं, मेरे पापा, नो डाउट, हमेशा से एक लड़की के लिए हीरो हमेशा उसके पापा होते ही होते हैं। उसका भाई उसका हीरो होता है। एंड आफ्टर मैरिज अगर पति उसको एक प्रिंसेस वाला दर्जा देता है जैसा पापा ने दिया है, तो डेफिनेटली पति भी उसका हीरो होता है। ठीक है, हालांकि आजकल पति हीरो बने ये वाला जमाना नहीं रहा है, क्योंकि लड़कियां खुद इतनी सक्षम होती हैं, अपनी सारी जो शौक हैं वो सब पूरे करती हैं, जो कि शादी से पहले उनके पापा करते हैं। ठीक है, या यूं कह लो कि जब तक वो खुद नहीं कमाती तब तक उनके पापा करते हैं। रूपांतरण, मॉडिफायर्स मतलब रूपांतरण, रूपांतरज, रूपांतरण, पता नहीं, मैं इसकी भी इंग्लिश लिख देती हूँ, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को सतर्क कर देती हैं और उनको बाहर की जो कैंसर कोशिकाएं हैं उनको पहचानने योग्य बना देती हैं।
ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन्स आपके जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसको कैंसर कोशिकाओं को पहचानने योग्य बना देती हैं। अभी तक क्या होता है, आपके शरीर की कोशिकाओं ने पहचाना ही नहीं होता ये बाहर की हैं या ये घातक हैं, तो वो उनको मार नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से कैंसर कोशिकाएं लगातार विभाजन कर पाती हैं। लेकिन जैसे ही ये हम अल्फा इंटरफेरॉन्स देते हैं बेटा, ये आपके सेल्स को मॉडिफाई कर देती हैं, जिससे कि वो कैंसर कोशिकाओं को पहचान के उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमारे टाइम पे आता था एडविको टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक, ये है पता नहीं कैसी तो आयुर्वेदिक क्रीम, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं हमारे टाइम के ऐड याद करती हूँ, बहुत फनी फनी हुआ करते थे, कुछ भी बना देते थे यार। चलो, मानव के भयंकर रोगों में से एक है कैंसर, और विश्व भर में ये मौत का एक बहुत बड़ा कारण है। भारत में अगर हम बात करें तो हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, और इससे बड़ी संख्या में लोग मर भी जाते हैं। ठीक है ना। कैंसर होने की क्रियाविधि या कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण, इसका उपचार और नियंत्रण, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और आज भी बेटा इतनी कैंसर पे रिसर्च, अच्छा और मैं बता दूं आपको, कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या होता है, ऑन्कोलॉजी। कहीं पर भी अगर आपको ऑन्को वर्ड मिलेगा मतलब कैंसर की बात हो रही है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। और जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, MBBS करके जो स्पेशलाइजेशन करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह का, इनको बेटा हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, हृदय के विशेषज्ञ, और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं आपके जनन अंग से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, इसी तरीके से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आपके नेत्र के, इसी तरीके से ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो कैंसर संबंधी उपचार में या उपचार करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। कैंसर कोशिकाओं में ये जो नियामक क्रियाविधियां हैं ये टूट जाती हैं, तो कैंसर कोशिकाएं नियमित तरीके से, नियंत्रित तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसको बेटा हम संस्पर्श संदमन कहते हैं। कौन बेटा, सामान्य कोशिकाएं। और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका जैसे ही स्पर्श होता है बेटा, वो वृद्धि करना बंद कर देती हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में बेटा ये संस्पर्श संदमन की जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ये लगातार विभाजित होना जारी रखती हैं, और ये अपना कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा कर देती है, जिसको हम पुंज या अर्बुद कहते हैं। अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम जिनको हम बिनाइन, और दुर्दम जिनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं बेटा वो अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलते, और इनसे बेटा क्षति भी नॉर्मल सी उसी पर्टिकुलर जगह पे होती है। लेकिन बेटा जो दुर्दम अर्बुद होते हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव सेल्स जो हैं उनको बेटा हम नियोप्लास्टिक सेल्स बताया। नियोप्लास्टिक यानी कि कैंसरस सेल्स हैं। नियोप्लास्टिक का मतलब बेटा मैंने बताया था ना, ये कैंसरस सेल्स होती हैं। एक्चुअल में जो मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं यही नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, यही कैंसरस सेल्स हैं। बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं उनकी सेल्स नियोप्लास्टिक नहीं है, वो कैंसरस नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास की सामान्य कोशिकाओं पर या ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। साथ ही साथ बेटा अर्बुद कोशिकाएं जो होती हैं वो सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अति आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से कॉम्पिटिशन करती हैं, जिसकी वजह से जो आसपास की सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो भूख से मर जाती हैं। ठीक है ना। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिका सीधा रक्त में एंटर कर जाती हैं, दूर दराज तक पहुंच जाती हैं। ये कुछ गलत नहीं लिखा है, अर्बुद कोशिका, अच्छा अर्बुद लिखा है ना, हाँ ट्यूमर सेल्स लिखा है। अब इन्होंने यहाँ पे बिनाइन मैलिग्नेंट नहीं लिखा है, बट ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की बात हो रही है। ये आपके दुर्दम अर्बुद कोशिकाओं की बात हो रही है, मैलिग्नेंट सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, ये सामान्य कोशिकाओं के साथ पोषण के लिए स्पर्धा करती हैं। सामान्य कोशिकाएं पोषण नहीं मिल पाता मर जाती हैं, और फिर ये देखती हैं कि खाना कहाँ से आ रही है, उसी में एंटर कर जाती है रक्त में। और एक बार बेटा ये रक्त में एंटर कर गई तो ये शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगी, जहां मन करेगा उसी अंग में निकल के ये अपना गांठें बना लेंगी। ठीक है ना। तो इसको बेटा हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये मेटास्टेसिस वाला जो गुण है बेटा यही सबसे डरावना है। यहाँ पर तुम बॉडी में कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट करोगे बताओ, ये सबसे खतरनाक चीज है। कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं बेटा, तो इसमें रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं, कि इनको बेटा हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर के जो कारण होते हैं बेटा इनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है बेटा कैंसर कॉजिंग
कार्सिनोजेंस, ठीक है। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग फैक्टर्स या कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, ऐसे स्रोत जिनसे कैंसर फैलता है उनको बेटा हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्सरेज और गामा रेज बेटा जो है आपकी, जो कि आयनाइज्ड रेडिएशन है, साथ ही साथ यूवी रेज जो कि आपकी नॉन आयनाइज्ड रेडिएशन है बेटा, इनसे आपके सेल्स न्यूप्लास्टिक हो सकते हैं। तंबाकू के धुएं में मौजूद जो भी आपके रसायन है, इनसे बेटा आपके फेफड़ों का कैंसर मुख्य। आपको पता है जो तंबाकू पी रहा है, तंबाकू बोल रही हूँ मैं, जो सिगरेट पी रहा है उसको तो कैंसर होने का रिस्क है ही है, लेकिन उसके सामने बैठकर जिसके अंदर वो धुआं जा रहा है उसमें लंग कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग मतलब जिसको जो सिगरेट पी रहा है। एक होता है पैसिव स्मोकिंग, जो उसके सामने बैठा है जो सिगरेट पी रहा है। तो आप सिगरेट नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका दोस्त भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिगरेट पिए। पता लगा वो सिगरेट पी के छल्ले उड़ा रहा है और आप उसके सामने बैठकर उस धुआं को एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो बेटा वो धुआं ज्यादा खतरनाक है। जो सिगरेट पी रहा है वो तो धुआं बाहर निकाल रहा है, ठीक है, अंदर भी जा रहा है लेकिन वो बाहर भी निकाल रहा है, लेकिन जो नहीं पी रहा है वो तो धुआं सीधा अंदर ले रहा है ना, तो उसको बेटा लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। फिर ठीक है, तो तंबाकू के धुएं में मौजूद जो होते हैं वो भी कैंसर उत्पन्न करने वाले बेटा विषाणु भी होते हैं जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें जो जीन होते हैं उनको बेटा हम वायरल ऑन्कोजीन्स कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारी सामान्य कोशिकाओं में भी कई सारे ऐसे जीन्स पता लगे हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में एक्टिव हो जाते हैं और वो ऑन्कोजेनिक हो जाते हैं। इनको बेटा हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी बोल देते हैं या आदि अर्बुद जीन्स बोल देते हैं, ठीक है। कोशिकीय अर्बुद जीन, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स भी बोल देते हैं। तो मैं ये बोल रही थी कि वैसे तो कैंसर के बारे में आज की डेट में बहुत कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी आज भी कैंसर के फील्ड में इतनी रिसर्च बाकी है। कितने लोग आज भी बेटा कैंसर पर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे, कई बार हमें कोई अता पता नहीं होता कि इसको जिंदगी में कभी कैंसर हो सकता है, उसको भी बेटा कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के फील्ड में आज भी कई सारे रिसर्चेस बाकी हैं जिस पर अभी भी काम किया जा सकता है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड यू गॉट हर्ट, ओ माय गॉड, एक मिनट रुकना बेटा, इसके पैर में चोट लग गई। बस वेयर, व्हाई डिड यू कम इनसाइड, गेट पे लगी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं बेटा, एक बार रुकना। वासु को क्या दिखाएं, वासु टूटे फूटे ही रहते हैं दिन भर। सिट डाउन सिट हियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसको कैसे पता लगा सकते हैं। तो कैंसर के शुरू में पता लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा होने पर कई सारे मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। इसका अभिज्ञान बेटा ऊतकों की बायोप्सी, जो हमने बोला था ना, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है। अगर कोशिका की काउंट बढ़ रही है जैसे ब्लड सेल्स में, तो आप अस्थि मज्जा परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया के केस में जहाँ पर WBC काउंट बढ़ रहा है, आप जीवूती परीक्षा कर सकते हैं, मतलब वो आपका बायोप्सी, ठीक है। जिस भी ऊतक पर शक है उसके पतले से एक अनुप्रस्थ काट को लेकर के उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर में स्टडी कर लो। इसके अलावा बेटा आंतरिक अंगों का कैंसर पता अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपका रेडिएशन है, जैसे आपकी एक्सरेज हो गई, ठीक है, आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी हो गया, आपका MRI हो गया, ठीक है, जिसमें MRI सबसे सेफ है। इसके अलावा बेटा अभिकलित टोमोग्राफी जो होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें एक्सरेज का उपयोग करके किसी भी आंतरिक अंग का अध्ययन कर सकते हैं, उसका 3D इमेजिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया MRI और CT स्कैन में हम 3D इमेजिंग बनाते हैं, या हमें 3D इमेज मिलती है किसी भी इंटरनल ऑर्गन की। वहीं बेटा अगर हम बात करें आपके एक्सरेज में हमें 2D इमेज मिलती है, ठीक है। जीवित ऊतक में पैथोलॉजिकल और कायिक फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए हम MRI कर सकते हैं। MRI में आपको सबसे बढ़िया और एकदम सेफ टेक्निक है ये। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का भी उपयोग करते हैं, जो मैंने आपको बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशानुगत सुग्राहिता वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके मतलब जीन्स में चला आ रहा है, ठीक है, उनमें बेटा आप जीन्स का पता लगाने के लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के लिए प्री डिस्पोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो मैंने बोला ना प्री डिस्पोज, बेटा उनमें अक्सर ऐसे जीन्स देखने को मिलते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की, ठीक है ना।
फिर ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति वो सुग्राही हैं, जैसे कि फेफड़े कैंसर, इनसे बचने की सलाह दी जा सकती है। जैसे हमें अगर पता लगा है कि ऐसा कोई जीन आपकी बॉडी में है जो कि कैंसर कभी भी कॉज कर सकता है और आपको लंग कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, तो आप उससे, उसके जो मेन कारक है, कम से कम उनसे तो बच ही रहो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए आपकी शल्य क्रिया यानी कि सर्जिकल, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सब बेटा इनका सहारा लिया जाता है। जो आपकी रेडियोथेरेपी होती है बेटा, इसमें हम जो भी आपका ट्यूमर है उनको हम डायरेक्ट रेडिएट करते हैं खतरनाक रेडिएशन से, जिससे वहां की कोशिकाएं तुरंत मर जाती हैं, ठीक है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए कई सारे कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ औषधि के मतलब अलग अलग क्या बोलेंगे, ट्यूमर्स के लिए अलग अलग केमिकल्स या अलग अलग मेडिसिन होती हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर है, कोई सा भी कैंसर है एक ही दवाई चलेगी, नहीं नहीं, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए अलग अलग मेडिसिन है, ठीक है ना। ज्यादातर औषधि के बेटा जो साइड इफेक्ट्स हैं वो है बालों का झड़ना, अरक्तता और वजन कम होना। ज्यादातर कैंसर का उपचार बेटा हम इन तीनों के मिश्रण से देते हैं, संयोजन से देते हैं। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा नहीं पता लगाई जा सकती, इसलिए उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बेटा हम ऐसे पदार्थ देते हैं जो कि आपकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर देते हैं, जैसे कि आपके अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, गामा नहीं है बेटा, अल्फा इंटरफेरॉन्स है, ठीक है, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देते हैं और वो अर्बुद कोशिकाओं को पहचान करके नष्ट कर देते हैं। सो दिस इज इट। आज हमने क्या पढ़ लिया बेटा? टुडे वी हैव कंप्लीटेड कैंसर। आज मैं क्वेश्चंस नहीं लाई थी, मुझे पता था टाइम लग जाएगा। होमवर्क में बेटा मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना कैंसर के, जल्दी बता देना क्वेश्चन नंबर क्या है कैंसर का। आई विल गिव यू कैंसर के, एक बार देख लूँ मैं, थोड़े ही 94 से लेके 99 तक ही है, 94 से 99, ये एक्सरसाइज 1। और इसके अलावा बेटा डीपीपी दी है मैंने 5, 6 जो भी है वो कर लेना, ठीक है। डीपीपी 5 है, डीपीपी 6 है, आज देख लेना, डीपीपी 6 होगी मेरे हिसाब से, है ना, ये कर लेना। बाकी अपना ध्यान रखो। अब हम मिलेंगे मंडे को और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे ड्रग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। आई नो आज की क्लास थोड़ी भारी होगी, लेकिन शुरू में 15 मिनट लेट हुई थी तो मैंने यहाँ पे 18 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।